वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 26 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, सेकेंड ऑप्शन है 1952 में, थर्ड ऑप्शन है 1950 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1954 में। तो प्राक्कलन समिति जो है कि सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1950 में। ये थर्ड ऑप्शन जो है कि आपका सही है। देखिए, इसका जो है कि पहली बार तो गठन 1950 में किया गया था। और ये जो है ना कि संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अस्थायी समितियाँ और दूसरा होता है तदर्थ समितियाँ। तो ये जो है ना कि आपका प्राक्कलन समिति ये अस्थायी समिति में आती है। ठीक है, देखिए प्राक्कलन समिति जो है कि संसद के अस्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है ये। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और सारे जो है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 का भाग क तथा अनुच्छेद 239 का भाग ख को जोड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा, थर्ड ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा जो है कि 339 क के क और 239 क का क और 239 क का ख को जोड़ा गया। तो देखिए ये जोड़ा गया आपका 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि सही है। देखिए इसमें क्या था, क्या संशोधन हुआ था? तो जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है उसके बारे में जो है कि इसमें विशेष प्रावधान जो है कि किया गया है। देखिए और उसी समय जो है ना कि इसी संशोधन के बाद से जो कि इसका नाम जो है कि एनसीआर, ठीक है, एनसीआर रखा गया। देखिए 48वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है कि पंजाब में जो है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। 71वां संविधान संशोधन ये जो है हुआ था आपका 1993 द्वारा। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीन जो है कि भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और इनको जोड़ने के बाद से कितनी हो गई थी? 18 भाषा हो गई थी उस टाइम पे। लेकिन आज की डेट में कितनी भाषा है? तो आज की डेट में जो है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसमें क्या किया गया था? तो देखिए इसमें जो है कि आपका अनुसूची 11 का भाग 9 जोड़ करके पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन देखते हैं, राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 240, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 241, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 242, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 243। तो राष्ट्रपति को जो है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है कि विनियम बनाने की शक्ति जो है कि किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है आपका अनुच्छेद 240 के तहत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर वीवी गिरी एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। तो ये किस राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, जिनके द्वारा जो है कि 74वें संविधान संशोधन को कब 20 अप्रैल 1993 को जो है कि अनुमोदित किया गया था। ये जो है कि 74वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 74वें संविधान संशोधन जो है कि करके क्या जोड़ा गया था और कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 7 जून 1986 को, सेकेंड ऑप्शन है 8 जून 1984 को, थर्ड ऑप्शन है 7 जून
1983 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 7 जून 1982 को। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 7 जून 1986 को। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आपका सही है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है कि किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है 356 के अनुच्छेद के तहत, ठीक है। कब लगता है ये? देखिए जब ऐसा लगता है ना कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे जो है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से बताता है कि राज्य का शासन जो है कि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो जो है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 131 के तहत, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 132 के तहत, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 133 के तहत एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 134 के तहत। तो देखिए क्वेश्चन समझिए पहले कि संविधान की कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके तहत जो कि सिविल मामले में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 133 के तहत। ये थर्ड ऑप्शन जो है कि आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपात की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 2 माह के भीतर, सेकेंड ऑप्शन है 4 माह के भीतर, थर्ड ऑप्शन है 1 माह के भीतर एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 माह के भीतर। तो जो वित्तीय आपात होता है इसकी उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर जो है कि संसद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए? तो देखिए ये है आपका 2 माह के भीतर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि वित्तीय आपात क्या होता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो है देखिए इसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 360 में बताया गया है, ठीक है। इसमें जो है कि प्रावधान इसका किया गया है और 360 के तहत जो है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, ठीक है। देखिए कब कर सकता है? अगर राष्ट्रपति जो है कि संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या भारत के किसी भाग का वित्तीय स्थिति जो है कि संकट में है, तब जा कर के वो जो है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है वो राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए अगर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाता है ना, तो उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर जो है कि उसको क्या करना पड़ता है कि उसको साधारण बहुमत से संसद में स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 महीने के भीतर मिल जाता है, ठीक है, तो वो जो है कि अनिश्चित काल तक के लिए परिवर्तित हो जाता है, वो अनिश्चित काल के लिए बन जाता है, फिर जब तक कि वो अपना उसको हटाए नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 2 महीने के भीतर अगर वो मतलब संसद में साधारण बहुमत से अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो जो है कि 2 महीने के बाद से वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुल्तान अपने को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था? फर्स्ट ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, सेकेंड ऑप्शन था कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड ऑप्शन था मुइजुद्दीन बहराम शाह, फोर्थ ऑप्शन था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो वो कौन सा सुल्तान था जो कि अपने को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था? तो वो था आपका मुबारक शाह खिलजी। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आपका सही है। ये बंदा था जो कि अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो है कि प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य मेवाड़ का शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है राणा सांगा, सेकेंड ऑप्शन है नुसरत शाह, थर्ड ऑप्शन था सवाई जय सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन था बहादुर शाह। तो बाबर के आक्रमण के समय जो है कि भारतीय राज्य मेवाड़ का शासक जो है कि कौन था? तो वो था आपका राणा सांगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए बाबर मुगल वंश का शासक था और बाबर को जो है ना बादशाह मतलब शाहों का शाह की उपाधि के कारण जो है कि मतलब उपाधि धारण किए है। क्यों? कि जब जो है कि 1504 में किस पे आक्रमण किया था? काबुल को जीता था और 1507 में कंधार को जीता था, ठीक है। तो इसके बाद से ये बादशाहों का मतलब बादशाह हो गया, शाहों का शाह। बाबर जो है कि 1519 से लगा के 1526 तक जो कि भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों के शासकों के पास मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। इन राज्यों में किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? फर्स्ट ऑप्शन है खानदेश,
सेकेंड ऑप्शन है अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन है बीजापुर एंड फोर्थ ऑप्शन है गोलकुंडा। तो अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों के शासकों के पास जो है कि क्या भेजा, मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, ठीक है। और इन राज्यों में किसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, तो किया था इन्होंने आपका खानदेश ने। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि सही है, इन्होंने अकबर की जो मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां ने अपना एक दल नूरजहां गुट के नाम से बनाया, इस गुट में कौन शामिल नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन है इत्माद-उद-दौला, सेकेंड ऑप्शन है असमत बेगम, थर्ड ऑप्शन है आसफ खां एंड फोर्थ ऑप्शन है शाहजादा खुसरे। तो इसमें नूरजहां ने अपना जो एक दल नूरजहां गुट में जो है कि इसमें कौन शामिल नहीं था, तो देखिए इसमें शामिल नहीं था आपका कौन सा, तो ये शाहजादा खुसरो जो है कि शामिल नहीं था। तो शामिल कौन कौन सा था, तो देखिए नूरजहां के पिता इत्माद-उद-दौला, ठीक है, ये भी शामिल थे, ठीक है। असमत बेगम ये जो है कि उनकी माता थी, और भाई असफ खां था ये, ठीक है, और उनका जो है कि शहजादा जो है कि खुर्रम, ये शामिल था इसमें 4 लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी प्रार्थना पर हिंदुओं पर लगाने वाला तीर्थ यात्रा कर काशी से हटा दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरदास, सेकेंड ऑप्शन है चिंतामणि, थर्ड ऑप्शन है कविंद्राचार्य एंड फोर्थ ऑप्शन है जगन्नाथ। तो इनमें से किसकी प्रार्थना पर जो है कि हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जो तीर्थ यात्रा कर था काशी से हटा दिया गया, तो ये जो है कि आपके थे ये कविंद्राचार्य, ये थर्ड ऑप्शन जो है कि सही है इनकी प्रार्थना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ उसका नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है औरंगजेब, सेकेंड ऑप्शन है जहांगीर, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक कौन सा था जिसका जो है कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ, उसका नाम था आपका औरंगजेब। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए फर्स्ट टाइम जो है कि ये 31 जुलाई कब 1658, ठीक है, और दूसरी बार जो है कि ये 15 जून 1659, इन टाइमों पे जो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 11 जून 1665 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 11 जून 1666 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 11 जून 1667 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 जून 1662 ईस्वी में। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपका 11 जून 1665 ईस्वी में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है। फर्स्ट ऑप्शन है फुतुहात-ए-आलमगीरी, ईश्वरदास नागर, सेकेंड ऑप्शन है मासिर-ए-आलमगीरी औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन है आलमगीर नामा शाकी मुस्ताद खान एंड फोर्थ ऑप्शन है आदाब-ए-आलमगीरी मोहम्मद काजियाँ। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है कि सही सुमेलित है, तो ये सुमेलित है आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन फतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य स्थापित था। फर्स्ट ऑप्शन है कोरोमंडल तट पर, सेकेंड ऑप्शन है मालाबार तट पे, थर्ड ऑप्शन है कोंकण तट पे एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि आपका चोल साम्राज्य स्थापित था कहाँ पे, तो ये था आपका कोरोमंडल तट पे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये कहाँ पड़ता है, देखिए ये तमिलनाडु में पड़ता है। कोरोमंडल तट जो है ना कि एक चौड़ा तटीय मैदान है जो तमिलनाडु राज्य में है, जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है, और लगभग ये कितना है 22,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, ठीक है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में पूर्वी घाट है और दक्षिण में कावेरी नदी का डेल्टा है और तथा उत्तर में जो है कि उत्कल के मैदान है। इनके बीच जो है कि ये कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है लुई 13वां, सेकेंड ऑप्शन है लुई 14वां,
थर्ड ऑप्शन है लुई 15वां एंड फोर्थ ऑप्शन है लुई 16वां। तो जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष हो रहा था, उसके दौरान जो है कि फ्रांस का राजा था आपका लुई 15वां। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बारिशाल तथा मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा कर अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो कौन था भाई? तो वो था आपका सूर्यसेन। सेकेंड ऑप्शन सही है। इस क्रांतिकारी ने योगी बंगाल के चटगांव, बारिशाल तथा मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर जो है कि कब्जा कर इतना में जो है कि अस्थायी सरकार का गठन किया, सूर्यसेन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी की अध्यक्ष थे? फर्स्ट ऑप्शन है सर एंड्रू स्किन, सेकेंड ऑप्शन है श्रीनिवास अयंगर, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मुंजे एंड फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? तो ये थे सर एंड्रू स्किन। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि सही है। देखिए ये कमेटी ना थल सेना के भारतीयकरण हेतु बनाई गई थी और इस कमेटी को स्किन कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1973 में, सेकेंड ऑप्शन है 1982 में, थर्ड ऑप्शन है 1968 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1978 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना जो है कि की गई थी आपका 1973 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना आपके कंपनी एक्ट के तहत जो है कि इसको किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सेतुओं के निर्माण में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर गुणवत्ता के साथ जो है कि सेतु निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 25 फरवरी 1968 को, सेकेंड ऑप्शन है 25 मार्च 1972 को, थर्ड ऑप्शन है 16 अप्रैल 1965 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 जून 1985 को। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 25 फरवरी 1968 से कब तक था ये? तो ये था आपका 26 फरवरी 1969 तक था ये। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में ना अब तक जो है कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रपति शासन जो है कि किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 से 22 जुलाई के मध्य, सेकेंड ऑप्शन है 16 से 22 अप्रैल के मध्य, थर्ड ऑप्शन है 16 से 22 जून के मध्य एंड फोर्थ ऑप्शन है 16 से 22 मई के मध्य। तो उत्तर प्रदेश में जो भूजल सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 16 से 22 जुलाई के मध्य। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवें तीर्थकार सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म स्थल है? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, सेकेंड ऑप्शन है अयोध्या, थर्ड ऑप्शन है श्रावस्ती एंड फोर्थ ऑप्शन है कौशाम्बी। तो ये जो सातवें तीर्थकार थे ये दोनों, सातवें तीर्थकार और ये 23वें तीर्थकार, इनका जो जन्म स्थल कहाँ था? तो ये था आपका वाराणसी में। देखिए जैन धर्म के तीर्थकार थे ये दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शैली जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव किस मुगल बादशाह ने रखी? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन है अकबर एंड फोर्थ ऑप्शन है शाहजहां। तो जो है कि आगरा शैली जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली का नींव जो है कि रखा था आपका हुमायूं ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए मुगल या आगरा शैली की नींव जो है कि हुमायूं ने रखी। ठीक है। अकबर ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। ठीक है। और जहांगीर के काल को जो है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों से कल पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जो है कि आंसर देना था। फर्स्ट ऑप्शन था 2 बार, सेकेंड ऑप्शन था 3 बार, थर्ड ऑप्शन था 4 बार एंड फोर्थ ऑप्शन था 5 बार। तो हमारा संविधान है उसमें प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है आपका 4 बार किया गया है।
ये थर्ड ऑप्शन सही है। कहाँ कहाँ किया गया है? देखिए अनुच्छेद 74 में किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है, 78 में किया गया है और एक जो है कि 352 में किया गया है प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रतिवर्ष बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कुशीनगर में, सेकेंड ऑप्शन है श्रावस्ती में, थर्ड ऑप्शन है सारनाथ में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो इसका जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश में जो है कि प्रतिवर्ष बौद्ध महोत्सव का आयोजन जो है कि कहाँ किया जाता है? देखिए आप लोग हमें जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा पेज है जो है कि स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे हमारा ग्रुप है UPPCS BORO। तो आप लोग यहाँ भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। इन सब का जो है कि लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों डिसलाइक किया। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।